मैं प्रकाशन चौरसिया, रघुनाथ नगर करौली, 12 पत्थर सिवनी से। आज हम परीक्षा में 100% सफलता हेतु तैयारी कैसे करें, इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि यदि हम अच्छे से तैयारी कर परीक्षा देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें जो सफलता रहती है वो 100% प्राप्त होती है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। हम प्रतिदिन इस आशय से पढ़ते हैं कि परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, किंतु परीक्षा फल घोषित होने पर हमें कई बार आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं होते। ऐसी स्थिति में यदि हम योजना बनाकर परीक्षा की तैयारी करें तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। अब कैसी योजना बनाएं, किन बिंदुओं पर ध्यान दें, तो आइए देखें परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें और ताकि हमको बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। अब बिंदुवार देखते हैं इसको। ये 25 बिंदुओं का एक वीडियो मैंने बनाया हूँ। इन बिंदुओं पर यदि आप शुरू से आखिरी तक के ध्यान देंगे और अपने ध्यान पर रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको 100% सफलता प्राप्त होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो पहला बिंदु है, प्रतिदिन एक लक्ष्य बनाकर हम अध्ययन कार्य करें। हमारा लक्ष्य समय आधारित भी हो सकता है और प्रश्न आधारित भी हो सकता है। समय आधारित अर्थात हम एक निश्चित समय तय कर लें कि इतने बजे से इतने बजे तक का समय हम अध्यापन के लिए देंगे और इस विषय के लिए इतना समय देंगे, इस विषय के लिए इतना समय देंगे, अर्थात समय सारणी बना लें। और प्रश्न आधारित भी हो सकता है। प्रश्न आधारित अर्थात कि मैंने निश्चित कर लिया कि मुझे रोज़ एक विषय के 2 प्रश्न अच्छे से याद करने हैं। तो ये दोनों आधारित हो सकता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह का लक्ष्य बना रहे हैं, प्रश्न आधारित या फिर समय आधारित। नंबर 2 है, याद करने से आशय केवल मौखिक याद करने से ना होकर प्रश्नों के उत्तर लिखकर याद करने चाहिए। क्योंकि हमारी मूल्यांकन पद्धति में हमें लिखित में ही उत्तर देने होते हैं। हम मौखिक याद करते हैं और सीधा परीक्षा हॉल में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के पश्चात चूँकि हमारा लिखने का अभ्यास उतना नहीं होता तो हम उस स्पीड से नहीं लिख पाते और बहुत सारे अशुद्ध शब्द लिख देते हैं। तो अगर हम लिखकर याद करेंगे और उस आधार पर पढ़ेंगे तो हमारी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारी तैयारी भी अच्छे से होगी, जो वास्तव में लिखित परीक्षा की होनी चाहिए। नंबर 3, मौखिक रूप से याद करने के पश्चात लिखित रूप से हम उत्तर लिखें और उनका स्वमूल्यांकन कड़ाई के साथ करें। अर्थात हमने जैसे याद कर लिया उसके पश्चात उसी को जैसे हम परीक्षा हॉल में बैठकर लिख रहे हैं वैसे ही उस प्रश्न का उत्तर हम लिख कर देखें और फिर उसका कड़ाई के साथ मूल्यांकन करें। अर्थात छोटी छोटी कमियों को भी हम राउंड अप करें और फिर उनको सुधार का प्रयास करें। अगर हम पुनः सुधार का प्रयास करते हैं और पुनः उनको लिखते हैं तो हमारी वो कमी दूर हो सकती है। इस तरह से हमारी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। चौथा है, उत्तर लिखते समय तुम्हारे अक्षर स्पष्ट एवं सुडौल हों ताकि मूल्यांकनकर्ता को वह ठीक से समझ में आ जाए। क्योंकि यदि उत्तर अस्पष्ट होंगे और लिखावट खराब होगी तो मूल्यांकनकर्ता नंबर कम कर सकता है। कम इसलिए कर सकता है कि उसको जब आपके लिखे का समझ में ही नहीं आएगा तो वो फिर नंबर कैसे पूरे देगा। फिर वो नंबर ज़रूर देगा लेकिन काट काट का नंबर देगा। और इसलिए हमारा जो 100% अंक प्राप्त करने का और 100% सफलता का जो लक्ष्य है वो दूर हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान दें कि हम उत्तर स्पष्ट लिखें और बिल्कुल साफ साफ लिखें। अगला है, प्रश्नों के उत्तर लिखते समय प्रश्नों के नंबर के अनुरूप ही उत्तर का आकार हो। अर्थात जितने नंबर का प्रश्न हो उत्तर भी उसी के अनुरूप लिखा हो। अर्थात जैसे 1 नंबर के प्रश्न के लिए अधिकतम 1 लाइन, चाहे वह प्रश्न कितनी अच्छे से हमको बन रहा हो लेकिन 1 लाइन में ही हमको उत्तर उसका देना है। 2 नंबर के प्रश्न के लिए अधिकतम 30 शब्द ही लिखने हैं या 3 या 4 लाइन अधिकतम लिखना है। 3 नंबर के प्रश्न के लिए अधिकतम 75 शब्द या 7-8 लाइन लिखना है।
4 नंबर के प्रश्न के लिए अधिकतम 120 शब्द या 12 से 15 लाइन लिखना है। पत्र लेखन एक पेज में, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि एक ही पेज में हमारा पूरा पत्र आ जाए, ना तो किसी दूसरे पेज में से शुरुआत करना है, एक ही पेज में पूरा पत्र लेखन आ जाए। निबंध लेखन रूपरेखा सहित प्रश्न में दी गई समय सीमा पर लिखें, क्योंकि कई बार प्रश्न में दिया रहता है कि 250 शब्दों में लिखो, कई बार 150 शब्दों में लिखा रहता है। तो जितने शब्दों में लिखा गया है लगभग उसी के आसपास हम अपने निबंध को पूर्ण करें, लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखें कि रूपरेखा जरूर लिखें। आगे देखेंगे 6वें नंबर का है, उत्तर लिखते समय पर्याप्त मार्जिन रखें। साइड में हमको मार्जिन बनाकर रखना नहीं चाहिए। उत्तर पुस्तिका जब हमको प्राप्त होती है तो पहले ही हम जो समय हमको मिलता है उसमें मार्जिन खींच कर रख लें, और मार्जिन शीट से खींचें, क्योंकि पेन से खींचने पर कई बार पेन हमारी कॉपी को गंदा कर देता है, इसलिए हम मार्जिन जो खींचे हैं वो शीट से खींच कर रख लें। अगला बिंदु है, एप्लीकेशन सदैव नए पेज से लिखें और एक पेज में ही पूरी एप्लीकेशन आ जाए, ऐसा हम प्रयास करें। अगला है, प्रयास हो कि यदि थोड़ा पेज बच रहा हो तो नए पेज से उत्तर को लिखना आरंभ करें। अर्थात हम प्रयास करें कि हमारा जो नया प्रश्न है वो नए पेज से लिखना शुरू करें। ऐसा नहीं कि एक लाइन हम हेडिंग डाल रहे हैं लास्ट में और फिर अगले पेज से उसका उत्तर लिखना शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह की अगर बात हो तो उस लाइन को छोड़ दें और नए पेज से ही हम नया उत्तर लिखना शुरू करें। अगला है, उत्तर लिखते समय उत्तर के अंत में पूर्णता का चिन्ह लगाएं। अर्थात जहां हमारा प्रश्न समाप्त हो रहा है वहां एक लाइन खींचकर उसको हम बंद कर दें, ताकि सामने वाले को पता लग जाए कि आपका उत्तर अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगला है, अनावश्यक लाइन ना छोड़ें और बहुत दूर दूर ना लिखें। कई बच्चे एक एक लाइन छोड़कर लिख देते हैं, ये भी नियम के गलत है, या इतनी दूर दूर लिख देते हैं कि ताकि वो पेज ज़्यादा भर जाएं, तो ये भी गलत है। प्रयास ये रहे कि अनावश्यक लाइन ना छोड़ें और बहुत दूर दूर ना लिखें, पर्याप्त मात्रा में जो दूरी है वो उसको रखें। अगला है, निबंध लेखन में रूपरेखा पहले लिख दें, तत्पश्चात रूपरेखा के समस्त बिंदुओं को डिटेल्स में समझा कर लिखें। अर्थात जब हम निबंध लेखन करते हैं तो उसमें रूपरेखा के जो 5-6 पॉइंट आते हैं उनको सबसे पहले लिख दें और डिटेल उनका कर दें। इसमें इस बात का भी ध्यान दें कि एक पॉइंट पर उसके उप पॉइंट भी बन जाते हैं, तो उसको भी हम इसमें लिखें, लेकिन रूपरेखा में ना लिखें। रूपरेखा में केवल रूपरेखा ही लिखें जो 5-6 पॉइंट रहते हैं। अगला है, प्रश्न पत्र पर दिए गए समस्त प्रश्नों के उत्तर दें। प्रयास ये रहे कि हम प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों का उत्तर हम लिख दें, कोई ऐसा छूट ना पाए। अगला है, अध्ययन का समय सुबह को रखें, क्योंकि सुबह दिमाग शांत और ताज़ा रहता है और हम जो पढ़ते हैं वह शीघ्रता से समझ में आ जाता है, और सुबह हमारा दिमाग शांत रहने के कारण हम जो भी पढ़ते हैं वो ज़्यादातर याद हो जाता है। अगला बिंदु है, किसी प्रकार का कोई तनाव ना लें एवं नींद पूरी लें। परीक्षा के समय में कुछ बच्चे परीक्षा का तनाव ले लेते हैं और रात में सो नहीं पाते, और जब पढ़ने का समय रहता है तब उन्हें नींद आती है। तो इसलिए अपनी पूरी नींद लें और किसी प्रकार का कोई तनाव ना लें। अगला है, प्रश्न पत्र को पढ़ने का समय मिलता है। जब प्रश्न पत्र हमारे हाथ में आता है तो उसको पढ़ने का समय मिलता है, उस समय प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें और ये भी देख लें कि कौन सा प्रश्न आपसे सरलता से बन रहा है। जो प्रश्न सरलता से बन रहा है उसको पहले लिखें और उसके पश्चात बाकी लिखें, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न को शुरुआत में ही हम पूरा लिख दें। अगला है, उत्तर पॉइंट बनाकर लिखें तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंडरलाइन कर दें। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको अंडरलाइन कर दें, ताकि मूल्यांकनकर्ता की नज़र सीधे उत्तर पर पड़े और वो आपको पूरे नंबर दे दें, उसे पूरा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। वो महत्वपूर्ण जो हेडिंग अंडरलाइन कर देते हैं तो वो सीधा उसी को देखते हैं। अगला है, उत्तर पुस्तिका हाथ में आने पर सबसे पहले सही रोल नंबर, विषय, दिनांक, दिन आदि विवरण उत्तर पुस्तिका पर अंकित कर दें। कुछ छात्र ये सोचते हैं बाद में कर देंगे, और ऐसा करने से
कई बार वो चूक जाते हैं कि वो तो उत्तर पुस्तिका, इसलिए उत्तर पुस्तिका जैसे ही हाथ में आती है तो रोल नंबर सही सही अपना प्रवेश पत्र से देखकर मिलान कर लें और फिर विषय, दिनांक, दिन पूरी सतर्कता के साथ उसमें अंकित करते हैं। अगला बिंदु है सीट पर बैठते समय पेन, शीश, रबर, स्केल आदि जो परीक्षा उपयोगी सामग्री रहती है उसे बाहर टेबल में निकाल कर रख लें। जेब में या बैग में रख लेने में कई बार वो गिरने का भय रहता, तो वो सामने निकाल कर रख दें कि जिन जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। अगला है शब्दों की दूरी पर्याप्त मात्रा में रखें, ना तो बहुत पास पास हो और ना बहुत दूर दूर हो। अगला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्रमशः लगातार लिखें, ऐसा ना हो कि एक प्रश्न अलग और दूसरा प्रश्न कहीं अलग लिखा हो, इससे मूल्यांकनकर्ता को परेशानी होती है और यदि मूल्यांकनकर्ता को परेशानी होगी तो निश्चित तौर पर फिर आपको उतने अंक वो नहीं देगा जितने अंक आपको मिलने चाहिए। अगला बिंदु है 22वें नंबर का, हिंदी लेखन में शिरोरेखा का अत्यधिक महत्व होता है। शिरोरेखा जरूर खींचें। शिरोरेखा का अर्थ है शब्द के ऊपर जो हम लाइन खींचते हैं उसे शिरोरेखा कहते हैं और बिना शिरोरेखा के हिंदी अशुद्ध होती है और इसलिए शिरोरेखा जरूर खींचें और शब्द को लिखें। अगला है प्रश्न पत्र पर अपने रोल नंबर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का ना तो चिन्ह लगाएं ना ही कुछ लिखें, क्योंकि यदि प्रश्न पत्र में कुछ लिखा पाया जाता है तो वह नकल प्रकरण के अंतर्गत आता है। जैसे प्रश्न पत्र पर खाली स्थान में आपने या सही सत्ता पर आपने सही गलत का निशान लगा दिए, लेकिन यदि कोई मूल्यांकन यदि कोई पर्यवेक्षक वहाँ पर आता है या फ्लाइंग जो आती है वो अगर उसको देखती है कि इसमें कुछ लिखा हुआ है तो वो उसे नकल प्रकरण मानकर आपका प्रकरण बना सकती है और आप फिर तनाव में आ सकते हैं। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि प्रश्न पत्र पर रोल नंबर भर अंकित करना रहता, रोल नंबर के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई और निशान ना लगाएं ना ही कुछ लिखें। अगला है प्रश्न पत्र के अंत में यह देख लें कि हमने सारे प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि नहीं दिया है और उसका मिलान कर लें। यदि समय बाकी रहता है तो हम अपने उत्तर को चेक भी कर सकते हैं कि हमने कोई उत्तर गलत तो नहीं लिख दिया या कुछ त्रुटियां तो नहीं रह गई, और उसको चेक कर लें और उसके बाद ही अपना प्रश्न पत्र दें। अगला है और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है उत्तर लिखने का 3 घंटे का समय निर्धारित रहता है, अतः 3 घंटे के पूर्व कक्ष ना छोड़ें, क्योंकि वर्ष भर जब हम पढ़ाई करते हैं तो मात्र ये 3 घंटा हमारा रहता है जो परीक्षा देने के लिए रहता है। कुछ छात्र समय से पूर्व अगर प्रश्न पत्र हो गया तो वो जल्द बाहर जाने की सोचने लगते हैं, ऐसा करना गलत होता है। यदि आपका प्रश्न पत्र पूर्ण हो भी चुका है तो एक बार पुनः अपने प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका को पढ़ें और अगर उसमें कोई गलती हो, अंडरलाइन छूट गया हो तो उसे अंडरलाइन करें और गलतियों को सुधार लें और उसके पश्चात जब 3 घंटा पूरा होता है और घंटी बजती है उसके बाद ही हम अपने प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका को दें। आशा है कि उपरोक्त समय बिंदुओं पर आप ध्यान देंगे और यदि आप दी गई टिप्स को अपनाते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि निश्चित तौर पर आपको 100% सफलता प्राप्त होगी और आपको 100% सफलता प्राप्त हो इस हेतु मेरी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप अच्छे अंकों से पास हों और अपने अपने विद्यालय का और अपने पालकों का नाम रोशन करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और आपकी परीक्षा उपयोगी हो तो इसे अपने अन्य मित्रों को सेंड करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आने वाले अन्य वीडियो जो आपके परीक्षा उपयोगी रहेंगे वो आपको सहजता से प्राप्त हो जाएं। धन्यवाद।